प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट इसके पहले जो है एलसी ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा है। एलसी ऑसिलेशंस में जो है जब उसको हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, फिर इसको हम डिस्चार्ज कराते हैं थ्रू इंडक्टर, तो इसमें एनर्जी जो है ऑसिलेट करती है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर्स। इसके साथ ही साथ चार्ज भी ऑसिलेट करता है, करंट भी ऑसिलेट करती है। इसको हम लोगों ने ग्राफिकली और इक्वेशन के द्वारा भी इसको हमने अच्छी तरह से समझ रखा था। ये सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप लोग उसको समझ लिया होगा तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने में कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे एलसी ऑसिलेशंस जो होता है, इस पर क्वेश्चन की किताबों में बहुत कम मिलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन भी हैं। इससे आपका कंसेप्ट जो आपने थ्योरी पढ़ा था, अगर कुछ डाउट रहा होगा तो भी क्लियर हो जाएगा जो है। तो ठीक है, आइए बिना किसी देरी की इसको हम ये शुरुआत करते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर जो है। किताबों में से बहुत कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन ठीक है, फिर भी जो है मैंने सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चंस को लिया है, इसी को आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, 1.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 20 वोल्ट। The charging battery is then disconnected and a 15 millihenry coil is connected in series with the capacitor so that LC oscillation occur। यानी LC oscillation पर ये बेस्ड है। तो write the equation of the variation of charge on capacitor and current in the inductor with time taking at instant which the inductor is connected with the capacitor at t is equal to 0। तो ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन की फोटो खींच लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए और खुद कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हल है ये। देखिए, तो उन्होंने ये कहा कि एक 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और एक बैटरी से इसको चार्ज किया जा रहा है। यानी जो सर्किट इसका बनेगा, सर्किट बना लीजिए, सर्किट से आसानी होती है। एक ये बैटरी है, बैटरी यानी हाई टेंशन बैटरी से ही उसको कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा है इंडक्टर। ये हमारा बैटरी है, ये हाई बैटरी है। ईएमएफ का सोर्स है जो कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमने स्विच एक लिया है, ये मान लें पोजीशन हमारी, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। जब इस स्विच को हम पोजीशन ए पे कर देंगे तो कैपेसिटर जो होगा ये चार्ज होने लगेगा, सी। ये कैपेसिटर सी है और इंडक्टर जो है ये इंडक्टेंस, उसका इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। तो ठीक है, जब हम बैटरी से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, देखिए हमारा जो है ये अब एक कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन इंडक्टर से अभी नहीं कनेक्ट किया गया है। तो पहले हम बैटरी से इसको क्या कर ले रहे हैं, कनेक्ट कर ले रहे हैं। जब हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज हो जाएगा ये। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है, सी की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ये है 1.5 माइक्रोफैरेड एंड इसको लिख सकते हैं फैरेड में, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा, क्योंकि फैरेड जो है SI यूनिट फैरेड ही है। और जो इंडक्टर जो दिया हुआ है, L की जो वैल्यू हमारी है, ये हमारी है 15 मिली हेनरी। 15 मिली हेनरी, यानी इसको हेनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी हो जाएगा। LC ऑसिलेशन यही होता है। जो हमने बैटरी से उसको चार्ज कर दिया, जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, यानी इस पर Q0 चार्ज आ गया, सपोज कर लीजिए इस पर Q0 चार्ज आ गया है, दोनों प्लेट पे बराबर चार्ज होता है। इधर अगर प्लस है, प्लस Q0 है, इधर माइनस Q0 होगा। तो ठीक है, इसको समझ रहे होंगे। तो अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं। बैटरी क्या हो, उसके बाद बैटरी को हम डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं। अब हाँ, यानी हम जो स्विच है उसको हम पोजीशन बी पर ले आ रहे हैं। अब हमारी बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी हमारी डिसकनेक्टेड है। नाउ इंडक्टर इज कनेक्टेड। तो अब क्या होगा, जब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग।
डिस्चार्ज होगा। लेकिन इंडक्टर क्या होता है, विरोध करता है, सडनली उसको डिस्चार्ज नहीं होने देता है। तो सडनली करंट जो फ्लो होना चाह करके ज़ीरो होना चाह रही थी, डिस्चार्ज होना चाह रहा था, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको डिस्चार्ज कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब एक कैपेसिटर में जो है, एक कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर थी धीरे धीरे उसमें किस में आएगी, इंडक्टर में आएगी। एट एनी स्टैंड, मान लिया एट एनी स्टैंड, एट लेट, मान लिया लेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट द चार्ज, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, क्यू नॉट नहीं है, क्यू है, क्यू नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है जब बैटरी, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। एंड द करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर, थ्रू द इंडक्टर इज आई। यानी अब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जा रहा है। अब इंडक्टर से क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। जब ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज धीरे धीरे कम होगा और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर थी अब इसमें आना हो जाएगी। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो सारी एनर्जी जो थी कैपेसिटर में स्टोर थी अब इंडक्टर में आ जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, ऑल ऑफ सडन नहीं चला। धीरे धीरे मीन्स कुछ यानी कुछ घंटा मिनट या लगता है कुछ माइक्रो सेकेंड की बात होती है, कुछ मिली सेकेंड में सब प्रोसेस होता है। चलिए सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी और क्लियर कर देने को बता देना चाहता हूँ। तो अब ये करना क्या है कि राइट द इक्वेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर एंड करंट इन द इंडक्टर। तो आपने पढ़ा है कि जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे, जो चार्ज होता है उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी, ये होता है। और करंट में जो इंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है I, ये I जो होती है ये I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हमने ग्राफिकली भी देख लिया था। जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम होती है, यानी ज़ीरो होती है, और जब चार्ज मिनिमम होता है तो करंट मैक्सिमम होती है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो अब हमने इसको देख लिया है कि क्यू और क्यू नॉट ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसी इक्वेशन को हमें लिखना बस और कुछ नहीं करना है। हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी हमको पता है, बस हमको उसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए 20 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज किया गया है, 20 वोल्ट को कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया गया है। तो जो क्यू नॉट की जो वैल्यू होगी, क्यू नॉट की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ये C इंटू वी नॉट। वी नॉट हमें दिया हुआ 20 वोल्ट, C की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। और जो बैटरी की जो वैल्यू, जो बैटरी की जो जिस वोल्टेज तक हमने उस चार्ज किया था उसकी वैल्यू है 20 वोल्ट है। तो क्यू नॉट इस तरह से आ गया हमारा कितना, इस देखिए इसको, ये 1.5 इंटू 20 ये हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये वैल्यू हो गई क्यू नॉट की, यानी मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू पता है। तो हमें यही वैल्यू ही लिखनी है, इक्वेशन ही लिखना है, सिर्फ वैल्यू हमको पुट करनी है। अच्छा ओमेगा जो है यानी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से LC ऑसिलेशन होता है उसकी वैल्यू भी पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू C। ठीक है, ये सब हमको पता है। ओमेगा इज इक्वल टू L/√C, सारी वैल्यू पता है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसके सामने ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ना कि स्पेस कम है लेकिन ठीक थोड़ा मैनेज कीजिए। L की वैल्यू कितना है हेनरी बताइएगा, 15 इंटू 10 टू द पावर -3, 15 इंटू 10 टू द पावर -3। और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, तो हमारी जो ओमेगा की जो वैल्यू आई है, ओमेगा की वैल्यू आई, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये हमारा है L की वैल्यू 15 है इंटू 10 टू द पावर -3 और C की जो वैल्यू है 1.5। तो ऐसा करते हैं 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा।
उसको समझ रहे होंगे, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 1.5 था, इसको 15 कर दिया है, तो 10 टू द पावर जो -6 था 10 टू द पावर -7 हो गया है। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये भी है 15, ये भी 15, इसका पेयर बना हुआ है, और ये 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 15 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -10, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/15 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगी। यदि स्क्वायर रूट लेंगे यानी और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 5/15 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा की वैल्यू पता हो गई। अब देखिए, अब आपको क्यू नॉट की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी। सारी वैल्यू पुट कर दी, Q नॉट पता चल गया। Q नॉट इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर -6 मीन्स 30 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम cos ओमेगा की वैल्यू ऐसा रख दीजिए 10 टू द पावर 5/15 इंटू T। So this is the equation for the variation of charge on the capacitor। वेरिएशन ऑफ चार्ज की वेरिएशन का जो है ये इक्वेशन है, इसका एक पार्ट हो गया, सॉल्व हो गया आसानी से। ये थ्योरी अगर आपने समझ लिया होगा तो इसको करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, या अगर नहीं है तो इस न्यूमेरिकल के आधार पर आप थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है, जब फुल्ली चार्ज होता है तो उस पर कोई करंट नहीं फ्लो होती है, लेकिन जब ये इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी इसमें करंट बहती है, लेकिन करंट धीरे धीरे बहती है, क्योंकि इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा करंट एक साथ फ्लो होने का विरोध करता है, सडन चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। तो अब करंट जो है धीरे धीरे जो इसमें फ्लो होती है, यानी इसकी एनर्जी जो होती है इसमें ट्रांसफर कर कुछ इसमें आती है, कुछ इसमें आती है। लेकिन जब फुल्ली चार्ज रहता है, जब इंडक्टर इसके साथ चार्ज नहीं होता है, जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर में स्टोर रहती है। और जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है तो सारी की सारी एनर्जी जो है इंडक्टेंस में आ जाती है, यानी एक तरह से एनर्जी जो है ऑसिलेट करती है। इस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इक्वेशन, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो हमारी एनर्जी ऑसिलेट करती है। इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी फ्रीक्वेंसी से करंट भी ऑसिलेट करती है, चार्ज भी ऑसिलेट करता है। इसका एक पार्ट हो गया ये। तो दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट के लिए इक्वेशन हमारा ये होता है I इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। बस यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन था, इसी से पता चलता है कि जब कॉस 0 होता है तो साइन मिनिमम होता है, कॉस मैक्सिमम होता है। जब कॉस 0 होता है, ओमेगा टी जब 0 होगा तो कॉस मिनिमम मैक्सिमम होगा, और साइन ओमेगा टी क्या होगा, अगर 0 है तो साइन मिनिमम होगा। इसलिए जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम होती है, और जब करंट मिनिमम होती है चार्ज मैक्सिमम होता है। इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन एक आ गया है। अब दूसरा इक्वेशन लिखना है वेरिएशन ऑफ करंट एट द स्टैंड, एक किसी स्टैंड पे लिखना है, एट एनी स्टैंड। हमने स्टैंड माना है क्या, लेट एट एनी स्टैंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q एंड द करंट थ्रू द इंडक्टर इज I। तो इसके लिए इक्वेशन हमारा ये Q इज इक्वल टू दिस मच, I इज इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। चार्ज के इक्वेशन में लिख लिया, Q नॉट की वैल्यू पता कर ली है, क्योंकि C की वैल्यू पता है, V नॉट जो है हमें बैटरी से जो चार्ज करने पर जो वोल्टेज आई है वो हो गया, इसकी वैल्यू आ गई है। और ओमेगा की वैल्यू जो है जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा एनर्जी या कंडक्टर या करंट या चार्ज, वो हमारी इतनी आ गई है, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसे ही हमारे इसमें भी है, चार्ज वाले भी, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा स्पेस कम होने के इसको मिटा रहा हूँ, उसको आपको चाहिए नोट कर लें इसको आप। अब मैं ठीक है, मैं अब चार्ज का करंट का इक्वेशन बना रहा हूँ मैं। चलिए, करंट का इक्वेशन, चार्ज का इक्वेशन तो हो गया है। अब करंट का जो इक्वेशन है, जो हमारा करंट का इक्वेशन है इस तरह से है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। अब I नॉट जानते हैं, I नॉट पढ़ा, I नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्यू नॉट। ठीक, ओमेगा इंटू क्यू नॉट है। और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, इसमें दी हुई है 10 टू द पावर 5/15 ओमेगा की वैल्यू है। और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई थी आपने देखा था, तो ये आई थी हमारी, क्यू नॉट की वैल्यू आई थी 30
इंटू 10⁻⁻6 कूलम था। ठीक था। अब ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 15 को 30 को 15 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, और ये है तो ये 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.2 एम्पियर करंट होगी आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। आप ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी इतनी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको दोबारा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जो करंट का जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट जो हमारा है ये 0.2 इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁵ अपॉन 15 इंटू टी, ये हमारी है करंट की वैल्यू, करंट के इक्वेशन ऑफ द करंट है। तो ऐसे ही वोल्टेज का इक्वेशन भी आया था। ये आई नॉट की वैल्यू जो होती है इससे कैलकुलेट कर लीजिए, जो पहले ही आप पढ़ चुके हैं ये। तो इस तरह से इसके दोनों पार्ट हो गए, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। यानी हमारा जो करंट का जो वेरिएशन इस तरह से होगा, और जो चार्ज का वेरिएशन होगा, चार्ज हमने पढ़ा है, चार्ज इज इक्वल टू कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6, या इसको 30 को 30 कूलम कर सकते हैं, इंटू जो ये था ये क्या था cos 10⁵ अपॉन 15 इंटू टी, इसकी वैल्यू इसे लिख सकते हैं। ये हमारा चार्ज का वेरिएशन, इसको भी आप नोट कर, दोनों एक साथ मैंने लिख दिया है। इसके दोनों पार्ट खत्म हो गए हैं, बहुत आसानी से हो गया है। यानी जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा था उसी के बिल्कुल आधार पर एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें उसी इक्वेशन को लिखना था। सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, इसमें सारी की चीज़ें आ गई। इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल, और जो चार्ज होता है उसके लिए जो फार्मूला आपने देखा कि इज इक्वल टू सी वी होता है, और जो मैक्सिमम करंट होती है ओमेगा इंटू क्यू नॉट, और ओमेगा की वैल्यू का भी फार्मूला आपको पता था। सारी चीज़ें उसमें आ गई। इस तरह बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, इसको सॉल्व कीजिए, आप खुद कीजिएगा बिना उसको देखे हुए। मैंने आपको हिंट दे दिया है, कम्प्लीटली सॉल्व भी है, लेकिन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। शो दैट इन फ्री ऑसिलेशन ऑफ एन एलसी सर्किट द सम ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम। यानी हमको ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि एनर्जी जो है इज ऑलवेज कंजर्व, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसमें भी फॉलो होता है। जैसे आपने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अगर फ्री ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि एल एंड सी एकदम बिल्कुल प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटी हो ही ना, उसे ऐसा होता नहीं है। एल एंड सी आर नेवर फाउंड इन प्रैक्टिकल वे, एल एंड सी आर नेवर फाउंड टू बी प्योर, बिकॉज सी एंड एल बोथ हैव सम resistance, so there will always be some absorption of energy, some wastage of energy in the inductor and capacitor. Also there will be loss of energy due to radiations. ये सब चांसेस होते हैं, होते भी प्रैक्टिकली यही होते हैं कि एनर्जी का हमेशा कुछ ना कुछ लॉस होता है। इसलिए प्रैक्टिकल वे में क्या होता है, जो कर्व आपका आता है डैम से, तो ऐसे कर्व बनता था, ऐसे करके ऐसे करके लास्ट में जाकर कुछ समय के बाद जीरो हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, इस मैथड को सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमें फ्री ऑसिलेशन देखना है। फ्री ऑसिलेशन हमको ये मानना है कि एल एंड सी पूरा एकदम शुद्ध रूप से है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। यानी एल जो है प्योरली एल है, सी जो है प्योरली सी है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम जो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये जो ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज था, ये C है, ये L है, ये फुल चार्ज था, इस पे चार्ज Q0 इधर भी था, और अब इसमें जब करंट फ्लो होने लगती है, जब इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते तो डिस्चार्जिंग फ्लो हो जाती है। यानी इसमें हमारी करंट कितनी फ्लो होती है, I फ्लो होती है। और इसमें जो एनर्जी होती है, जानते हैं जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर रहती है वो होती है कितनी, ½ Q²/C है, और किसमें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। यानी इसको हम देख लेते हैं क्या,
यू सी एनर्जी इन द कैपेसिटर, या इसी को बोलते हैं एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस होती है। और जो इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो मान लीजिए एल है, यानी इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको इसको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले आपको पता होगा कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर रहती है उसकी वैल्यू होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वेयर क्यू द चार्ज एंड सी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सिमिलरली द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग। तो ठीक है, हमने मान लिया है किसी स्टैंड पे इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है इसमें भी वही मानिए कि जो कैपेसिटर लेट एट एनी स्टैंड, लेट एट any instant the charge on capacitor is Q नॉट नहीं है, Q नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है जो जहाँ तक वो फुल्ली चार्ज हो सकता था, Q एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड current in the inductor, current in the inductor is I। ठीक है, तो अब एनर्जी हमारी क्या होगी, ये होगी, हमारी एनर्जी क्या होगी, ये होगी। चलिए ठीक है, पहले जब ये कंडक्टर जो है, जब हमारा जो सपोज इनिशियल स्टेज जो है इन द बिगनिंग, यानी इनिशियली क्या था, when capacitor was fully charged है, total energy was stored, total energy was stored in C है। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, ये एनर्जी स्टोर की। ठीक है ना। अब जब डिस्चार्ज होने लगा है तो करंट उससे फ्लो हो रही है और इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, और जो कैपेसिटर पे जो चार्ज बचा हुआ है उस चार्ज का जो इक्वेशन पहले लिख लीजिए, इक्वेशन का जो है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड चार्ज जो करंट जो था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I इज इक्वल टू वेयर चलिए ठीक है, जो आप जानते हैं वेयर I इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। यहाँ पर आई नॉट जो है करंट पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द एनर्जी, करंट या चार्ज उसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये है शुरू में हमारी एनर्जी कितनी थी, हमारी एनर्जी थी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी थी, जो कैपेसिटर पे थी, और हमको ये प्रूव करना है किसी भी इंस्टेंट किसी भी टाइम में टोटल एनर्जी जो आ रही है, जो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में स्टोर है मिलकर के इतनी ही आ रही है। चलिए हम देखते हैं, हम यही प्रूव करना है, यानी हमारी क्या है ये इनिशियल एनर्जी, जो हमारी ये फर्स्ट एनर्जी जो है इनिशियल है। तो अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल टू यू सी, या इसको यू ई, ये दोनों मतलब यू सी और यू ई का मतलब समझ लेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है वो, दोनों का मतलब एक ही, चाहे मैं यू सी लिखूँ चाहे मैं यू ई लिखूँ, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू जो है क्यू की वैल्यू जो आपने लिखा है उसकी वैल्यू लिख दीजिए, ये हो जाएगी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर, इसका जो है ये स्क्वायर हो गया क्यू नॉट का। चलिए ठीक है, इसको ऐसा कीजिए हाफ यहाँ सी इसके साथ लिख दीजिए, और जो क्यू था इसकी वैल्यू कर दीजिए कितना, क्यू नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और जो है इसको थोड़ा सा स्क्वायर करके, जब स्क्वायर इसको स्क्वायर करके लिख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ,
जो लिखा गया है इसको नोट कर लीजिएगा तो आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, इसके मैं आगे लिख रहा हूँ। यानी ये जो एनर्जी हो गई है, ये हो गई है हाफ सी, यानी 1/2 सी, ये हुआ क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये किसमें एनर्जी स्टोर है? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यू एल यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इन डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, हाफ जो है, हाफ और एल इधर ले लीजिए, आई की जो वैल्यू है ये क्या है? ये आई नॉट। यहाँ पे देखिए आई की जो वैल्यू, आपने आई की वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ये इसे देखिए, ये है आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा, सॉरी ओमेगा, साइन इसको यहाँ लिखिए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको और अच्छी तरह से वो कीजिए आप, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। ठीक, ये हो गई है। तो अब जो है आई नॉट की वैल्यू जो आपने है, जो इस फार्मूले से लिखा था कि आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्यू नॉट, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर। यानी जब ये जो यू एल है या एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो वैल्यू आएगी हाफ एल आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। इसको समझ है नहीं समझ है? ये कैसे आया गया? हाफ एल तो है ही, अब क्यू आई नॉट था, आई नॉट की वैल्यू इतना होती है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू नॉट के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू जो होती है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L इंटू सी हो जाएगा। तो ठीक है, उसको और इसको आगे लिखिए। इसको जब करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी हाफ एल, ओमेगा स्क्वायर को कर दीजिए 1/L इंटू सी, सॉरी हाँ 1/L इंटू सी, ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और क्यू नॉट तो है ही, क्यू नॉट स्क्वायर है ही, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। अब देखिए एक एल इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका क्या बचेगा? हाफ सी इंटू क्यू नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दी, जो इक्वेशन आपका जो कैपेसिटर के लिए जो आया था, यानी इक्वेशन नंबर जो ये था हमारा 1 था, और इक्वेशन नंबर क्या हमारा था? ये 2 था, क्योंकि तभी तो टोटल एनर्जी निकलेगी, तभी तो टोटल एनर्जी निकलेगी भाई, जब ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो तब अब हमको यही देखना कि टोटल एनर्जी क्या, इनिशियल एनर्जी जो पहले एनर्जी थी उसके बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। तो चलिए ठीक है, इसको हम और थोड़ा आगे देखते हैं। इसे टोटल एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी, या क्या लिखिए? सम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू यू सी प्लस यू एन। इसको जोड़ दिए दोनों को, यानी ये जो इसको जोड़ेंगे ये है हाफ सी क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये जो एनर्जी आई है हाफ सी क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको जब देखेंगे, जब प्रूव करेंगे, यानी सम ऑफ एनर्जी जो आई है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा? इसको ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा शायद नीचे आपको दिखाई ना दे, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। इसको चाहिए, इसका जो है देख लीजिए थोड़ा अच्छी तरह से। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ इसको जो है। यानी ये जो एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी
sum of energies is equal to UC plus UL is equal to कितना हुआ है? ये हुआ है हाफ सी क्यू नॉट स्क्वायर इंटू cos ओमेगा टी स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हाफ इसको कॉमन ले लीजिए, हाफ सी इंटू क्यू नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचेगा? cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? 1 होती है। यानी जो सम ऑफ द एनर्जी आई है, आपकी जो टोटल एनर्जी आई है, ये कितनी आई है? ये आई है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, यही आई है, जो कि इस किसके बराबर थी? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विच वाज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन, यही तो प्रूव हमें करना था। यानी जब हमने दोनों एनर्जी को जोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को, जो किसी भी समय थी, दो किसी भी स्टार्ट में थी, वो टोटल एनर्जी जो पहले एनर्जी स्टोर थी उसी के बराबर आ गई है। इसका मतलब एनर्जी क्या है? दोनों का जो है ये कांस्टेंट है, यानी कह सकते हैं एनर्जी इज ऑलवेज, लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द एनर्जी इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कांस्टेंट, लिख सकते हैं क्या? इन दिस वे we can say that ये मैं दूसरा मार्क कर ला रहा हूँ मैं। Sorry for being late. In this way we can say that sum of energies, sum of क्या है? sum of energy stored in L and C is constant, यानी जो एनर्जी शुरू में थी वही बाद में भी एनर्जी वही उतना आ गई है। तो इस तरह से एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। इसको देखेगा जो बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे, चाहे कोई तरह का बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट का बोर्ड, उसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एनर्जी इज, प्रूव दैट द लॉ ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एलसी ऑसिलेशंस। कई तरह से दे सकते हैं, या इसी तरह दे उठा करके जो है। तो ठीक है, आपने देखा कि एनर्जी जो है इसमें कांस्टेंट रहती है ये। तो ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे अब, और इसको कर भी लेंगे। ज़रा सा हिंट देने की ज़रूरत थी, तो ठीक है, इसको अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, दोनों क्वेश्चन को मिटा दें। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये नीट या जेई वगैरह में आए हुए हैं, तो इसको देखिएगा तो अच्छी तरह समझिएगा। और सुखित जो पहला जो क्वेश्चन पर ही बेस्ड है ये। तीसरा क्वेश्चन ये है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज एन इनिशियल चार्ज Q नॉट एंड कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस N एज शोन एट t इक्वल टू 0 स्विच S इज क्लोज्ड the current through the inductor when energy in the capacitor is 3 times the energy of the inductor is। ये बताना है आपको ये कितना है। देखिए सर्किट ऑलरेडी से बना हुआ है, ये सॉल्यूशन नंबर 3 है, सॉल्यूशन नंबर 3 है। सर्किट आपका ऑलरेडी बना हुआ है। ये यहाँ पर एक स्विच लगाई गई है, स्विच है। तो फिलहाल इस पे जो चार्ज था, चलिए ठीक है, ये चार्ज था, ये फुल्ली चार्ज था। ये हमारा ये C है, ये L है। जब स्विच को हम इसमें लगा देंगे तो क्या होगा? ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। जब इसको हम स्विच को क्लोज कर देंगे, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें एक एस स्विच हमारी जो थी, ये एस हमारी जो थी स्विच जस्ट क्लोज करते ही कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग एंड ए करंट
डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होना चाहेगा यानी जल्दी डिस्चार्ज होना चाहेगा तो आपको एल इसको जो है उसका अपोजिशन लाएगा उसमें, तो कहेगा कि नहीं सडनली डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ग्रेजुअल डिस्चार्ज होगा। तो एक करंट फ्लो होती है जो कि इसको जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज हुआ था और ये जो एनर्जी करंट फ्लो रही जाकर के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो, यानी इसमें भी एनर्जी का ऑसिलेशन होगा। तो आपको ये बताना है कि एक कैपेसिटर इनिशियली जो चार्ज था Q0 का, ये पूरा चार्ज किसमें कितना था, ये Q0 था। ये देखिए दिया हुआ है, Q0 था दिया हुआ है। ये Q0 क्या है, इनिशियल चार्ज, यानी इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर वाज Q0, ठीक है। जब हमने इसको स्विच को ऑन किया तब क्या हुआ, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। एट एनी टाइम T the charge on capacitor is Q and current in L is I। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब इस पे भी कुछ एनर्जी जो है किसी समय भी इंस्टेंट में इस पे जो एनर्जी स्टोर होगी कितनी होगी, वो होगी UC या इसी को हम कह सकते हैं UE। इन दोनों को मतलब देखिए, मैं कंफ्यूज मत होइएगा, UC क्या है, एनर्जी जो है कैपेसिटर की एनर्जी है और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना। और जो इसमें एनर्जी होती है इंडक्टर में, उसको मैं UL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, जहाँ पे B जो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को दर्शाता है। कुछ लोग इसको UM भी कहते हैं, तो इसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एनर्जी होती है, तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे मान लीजिए ये होती है हाफ Q²/C और ये होती है हाफ LI²। उसको लिखने की नहीं थी। तो जो इनिशियल एनर्जी थी, यानी इनिशियल एनर्जी वाज इक्वल टू कितना थी, हाफ Q0²/C ये थी। क्योंकि किस रूप में थी ये हमारी थी UC में थी, ये UC में थी, कैपेसिटर में थी। और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो एनर्जी, कुछ एनर्जी कैपेसिटर में रहेगी, कुछ एनर्जी स्टोर में रहेगी। इसमें दिया हुआ है कि C has the initial charge Q0 and connected to the inductor of inductance L as shown at t is equal to 0। स्विच जब जैसे ही क्लोज करेंगे the current through the inductor when energy current find and the connected to the inductor L as shown। switch S is closed, the current through the हमें करंट की वैल्यू बतानी है। the current through the inductor when energy in the capacitor is 3 times the energy stored in the, तो टोटल एनर्जी देखिए, सम ऑफ एनर्जी लिखिए, सम ऑफ एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये है UC प्लस UN इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। कितना टोटल एनर्जी है हमारी, Q0²/C, ये जो टोटल एनर्जी है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन द एनर्जी इन द कैपेसिटर इज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है और ये किसमें है, किसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इंडक्टर में है। तो इसकी एनर्जी ये 3 टाइम्स है इसकी, जिसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जो है इसके टर्म में दी गई है, UC इन टर्म्स ऑफ U है। ये कितना हो जाएगा, 3UL प्लस ऑलरेडी एक UL था ही, इज इक्वल टू हाफ Q0²/C। बस ये देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, नीट जेईई दोनों में आ सकता है। तो अब देखिए, अब जो देखिए, हालांकि देखिए ये 3UL किसकी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, लेकिन ये दिया हुआ है कि जो कंडक्टर में, जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर की एनर्जी का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, इसलिए इसको हमने 3 टाइम्स लिख दिया है। अब इसको देखिए, सॉल्व कीजिए, यानी ये हो गया 4UN या 4UB इज इक्वल टू Q0² × C हो गया है।
ठीक है। आप जानते हैं जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर रहती है, यानी यू है, वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, यानी एनर्जी यू एल या फिर यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो चलिए ठीक है, उसी को हम अब सॉल्व करते हैं। अब जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना आई हो जाएगी ये, इसकी एल आई, तो ये तो है, ये यू एल तो है यहाँ पर जो है ये, इसलिए 4 यू एल इज इक्वल टू हाफ क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट लिखिए, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, यानी 4 इंटू इसकी जो वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। बस इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हाफ ऑफ दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, हाफ ऑफ दोनों तरफ से क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, ये हाफ यानी 4 जो थी ये 4 एल आई स्क्वायर, ये जो था हाफ, यहाँ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ सॉरी, ये फार्मूला तो ही होता है ना, एनर्जी होती है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो है 4 एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 2 तो कट गया ना, हाफ जो था यहाँ पर, ये जो हाफ था इससे जो, फिर से मैं कर रहा हूँ इसको, देखिए इसको फिर से समझिए, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रही थी, उसे आप होंगे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की मैथमेटिक्स, आप लोग नए नए भी है, सब कुछ आप लोगों का बहुत क्लियर होगा। देखिए एनर्जी जो स्टोर कितना थी, हाफ ये थी, और यही एनर्जी किसके बराबर है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ये हमारा इक्वेशन, इसको पकड़िए, ये जो इक्वेशन है, यानी ये देखिए 4 इंटू यू एल की जो वैल्यू होती है एल, यानी यू एल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 यू बी इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। अब चलिए 4 को यहाँ से, इसको यहाँ से काट दिए, 2 हो गया ये। तो जो अब एल आई स्क्वायर आया है, एल आई स्क्वायर आया है, ये आया है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अब जो इधर जो 2 था 2 एल आई स्क्वायर, यहाँ चलिए ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया 2c, इसलिए एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 एल इंटू सी होगा, क्योंकि देखिए ये 2l इधर नीचे आ जाएगा, तो 2l इंटू टी सी मिल करके 4LC हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू यही होगी ना, करंट की वैल्यू है, इसलिए 4 2l स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। अब 2l को इधर ले आइए, जब 2l को इधर ले आएंगे तो 2l इंटू टी सी मिल करके 4LC हो जाएगा। तो अब जो आ गया है आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4l इंटू सी है। अब आई कितना होगा, जब आई होगा इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए आई इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू नॉट स्क्वायर बाई 4l इंटू सी। क्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा क्यू नॉट, और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट l इंटू सी हो जाएगा, l इंटू सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर कुछ जितना मिल रहा है इसको देख लीजिए, इससे कुछ आंसर भी नहीं मिला, क्यू नॉट अपॉन एल सी, क्यू नॉट बाई 2 अंडर रूट एल सी, 2q बाई अंडर रूट एल सी, 4q बाई अंडर रूट एल सी। तो आई थिंक आंसर ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन बी है। यही हमारा जो करंट की जो वैल्यू होगी, यानी आई इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट एल इंटू सी, यही है हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, तब देखा आपने, ये ऑप्शन बी जो है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड था क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड था।
ये क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही एक जैसे हैं, बस इसमें क्या कह दिया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बाय 3 टाइम्स, तो हमें करंट पता करनी थी। अब एनर्जी दोनों में इक्वल कर दिया है, अब हमें चार्ज पता करना है। चाहे तो भी ठीक, उसको भी देखते हैं, तो उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको देखा आपने, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है। इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं मिटा दूँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, तो बहुत ही आसान है। डायरेक्ट फार्मूले पर इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फार्मूले पर इसकी वैल्यू रखनी है। ए चार्ज 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेटर। इसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट फार्मूले एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा, डायरेक्ट फार्मूले पर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/√L × C होती है। एल की वैल्यू दी हुई है, एल कितना दिया हुआ है, ये सी 30 माइक्रोफैरेड। चलिए इसको देखते हैं, एल और सी जो है 30 माइक्रोफैरेड है, तो 30 माइक्रोफैरेड मीन्स 30 × 10⁻⁻6 फैरेड, और एल जो है 27 मिली हेनरी, तो 27 मिली हेनरी इट मीन्स 27 × 10⁻³ हेनरी हो गई। इसे वैल्यू पुट कीजिए, यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1/√L × C। डायरेक्ट फार्मूले पर लिखिए, डायरेक्ट फार्मूले पर लिखिए, यानी 1/L की वैल्यू कितनी है 27 × 10⁻³ C की वैल्यू कितनी है 30 × 10⁻6 लिख दीजिए। तो चलिए ठीक है, तो इसको कोई बात नहीं, इसको यही सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। आप देखिए, ये 27 × 10⁻³ है, ये 30 × 10⁻6 है, तो इस 30 को 3 लिख दीजिए, इसलिए एक पावर इसका कम हो जाए। तो जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 27√3 × 10⁻⁻, देखिए अब ये 10⁻⁵ बचा, 10⁻3, 10⁻⁸। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/27 × 3, ये हो गया 81, ये 81, 27 × 3 81 × 10⁻⁸। इसको लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो 1/9, और 10⁻⁸ का जो स्क्वायर रूट होगा 10⁻⁴ होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴/9, या इसको लिख सकते हैं, इसको करें 10/9 × 10⁻³ हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इस तरह करेंगे, इस तरह इसकी वैल्यू आएगी 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, यह इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। अगर हर्ट्ज में पूछ लेगा तो इसको 2π से डिवाइड करना पड़ेगा। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हमारी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर एफ पूछ लेता है तो आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π × f होता है, इसलिए f इज इक्वल टू ω/2π है। तो अगर हर्ट्ज में पूछता है तो इसको ओमेगा आया है, यानी 1.1 × 10⁻3, तो इसको 2π से डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगी। तो बेटा देखा आपने, ये डायरेक्ट फार्मूले था, बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले पर भी आ जाते हैं। तो ये था, ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है किसकी है, एलसी सर्किट में जो ऑसिलेट करती, चाहे एनर्जी हो, चाहे करंट हो, चाहे चार्ज हो, उस ऑसिलेट करने की ये फ्रीक्वेंसी है। तो ठीक है, मैं आपको पहले ही जैसे ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एलसी सर्किट जो होता है ऑसिलेट करता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में ऑसिलेट करता रहता है, कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहता है। कब होता है, जब फ्री ऑसिलेशन, यानी एल और सी बिल्कुल प्योर हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एल और सी कभी प्योर होते नहीं है। एल और सी में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिससे जो कर्व होता है, जिससे जो वोल्टेज होती है, जो करंट होती है, जो चार्ज होता है, एक तरह से ड्रॉप होता रहता है। अगर ड्रॉप होता रहता है यानी और कुछ समय के बाद जाकर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह के ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन नहीं बल्कि क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसा कि हमने उस दिन देखा था ग्राफ में
कि अगर एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज ताकि आपका रिफ्रेश हो जाए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट है बहुत आसान, जैसे देखा था आपने, जैसे फ्री ऑसिलेशन जो हमारा जो चार्ज आया था, ये कैसे था, ये था हमारा ऐसा था, ऐसे इस तरह का। ये हमारा अगर ये टाइम है और ये हमारा क्या है, ये करंट है। और अगर हमारा जो चार्ज होगा, चार्ज कैसे आएगा, चार्ज जो आएगा हमारा, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, वहाँ पे चार्ज हो जाएगा मिनिमम, वहाँ पर हो जाएगा मिनिमम, ये हो जाएगा ये, और ये जो मिनिमम है यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा था, ये क्या, ये चार्ज था, ये हमारा क्या है, ये करंट है। यहाँ पर मिनिमम है, करंट मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पर ये मिनिमम है, तो इस तरह से हमारा करंट हो गया, हमारा हो गया करंट। ये फ्री ऑसिलेशन में होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ड्यू टू सम लॉसेज इन द एनर्जी इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड ड्यू टू द लॉस ड्यू टू द रेडिएशन, कर्व जो हमेशा होता है डैम्प होता है, यानी ऐसे 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 जाता रहता है। ये ऐसे है, ऐसे जाकर लास्ट में इस तरह से खत्म हो जाता है, कुछ देर के बाद कम होता रहता है, यानी उसकी एनर्जी कम होती रहती है, अल्टीमेटली जाकर के वो टोटली डीके हो जाता है, बम हो जाता है। चलिए ठीक है, इसका पार्ट नहीं सर कि मैंने आपको थोड़ा रिमाइंड करा दिया, रिफ्रेश कर दिया है, इसको पढ़िएगा जरूर बेटा, पढ़ने से बहुत। जब एक क्वेश्चन और है, तीसरे क्वेश्चन की तरह ही था, ये तीसरे क्वेश्चन की तरह है, इसमें चलिए ठीक इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी क्यू, यही वही है। चलिए ठीक है, कैपेसिटर हम बना लेते हैं, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा सॉल्व करने के लिए, जब आप प्रैक्टिस करते हो डायग्राम बना के कीजिएगा। चलिए ये हमारा सी है और ये एल है। ये कह रहा है कि एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम चार्ज, इसमें जो मैक्सिमम चार्ज था क्यू था, मैक्सिमम चार्ज कितना था, क्यू नॉट नहीं क्यू है, लेकिन मैक्सिमम चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज है, ये है मैक्सिमम चार्ज एट एनी स्टेट, किसी भी इफ एट एनी स्टेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सर्किट इज इक्वल, यानी देखिए जैसे मैक्सिमम चार्ज है तो जो एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये हो जाएगी। यानी फर्स्ट ये एनर्जी जो थी हमारी पहली एनर्जी थी। अब जब हो रहा है कि जब ऑसिलेट कर रहा है, जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो दोनों तरह की एनर्जी आ जा रही है। कौन सी एनर्जी आ जा रही है, कैपेसिटर की एनर्जी, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है यूसी, और जो है इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है यूएन, ये बराबर कितनी होनी चाहिए, हाफ क्यू नॉट अपॉन सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्यू इफ एट एनी स्टेट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सर्किट इज इक्वल, दोनों इक्वल हो। तो क्या करना है, तो चार्ज हमको पता करना है, चार्ज पता करना है। आप जानते हैं कि यू सी की जो वैल्यू होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होती है, और यू एल की जो वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के आपस में है बराबर, तो हमें क्या पता करना है, चार्ज पता करना है। तो अब ये जो होगा कि एल को यू सी के टर्म में लिख लीजिए, यानी इसमें दिया हुआ है दोनों इक्वल है, यानी यू सी इज इक्वल टू यू एल, यानी यू एल इज इक्वल टू यू सी, इसलिए ये हो जाएगा 2UC इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, ये हो जाएगा। हमने यूएल को यूसी के बराबर दिया है एज पर द कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई है, तो इसको सॉल्व किया। अब यूसी की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, चार्ज आपको पता करना है, चार्ज पता करना है तो हाफ चार्ज मान लीजिए इस पर क्यू था, चार्ज इस पर मान लिया कितना था, ये क्यू था, और इस पर जो क्यू स्क्वायर हो गया है, और इसकी जो वैल्यू आई है क्योंकि, और ये सी है, क्यू चार्ज एट एनी इंस्टेंट, चार्ज एट टाइम
टी, एट टाइम टी, ठीक है ना, किसी भी समय है तो उसको देख लीजिए दोनों की ये है, इसकी लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ये है इसकी 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 है, और ये बराबर किसके है, ये हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये चार्ज की वैल्यू पता करनी है, तो इसको देखिए तो 2 इंटू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। देखिए ये 2c तो इससे काट दीजिए, अब बचा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया, ये क्यू स्क्वायर है ये, तो अब जो हमारी q की जो वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर सही हो रहा है ना, ये सही कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए तो दोनों चूँकि एनर्जी बराबर है तो देखिए अब ये जो दोनों बराबर करेंगे तो ये जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, या कर सकते हैं आर क्यू इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2, या फिर ये क्यू अपॉन अंडर रूट, यही हमारी चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज अंदर कैपेसिटर। कब, जब दोनों में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यानी एनर्जी दोनों में स्टोर क्या है, एट एनी स्टैंड इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये यानी क्यू की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी क्यू अपॉन अंडर रूट। ये ऑप्शन नंबर को इसमें ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसे ये देखिए ये मिल रहा है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये किसी कॉम्पिटिशन में आया था, मुझे याद है किसमें आया था, लेकिन आया था भी। तो ये भी सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो बेटा देखिए आपने अब सब कुछ हो गया इसी सर्किट में, इससे ज़्यादा कुछ आपको मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ लिए होंगे तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल भी काफ़ी करा दिया है, आगे भी मैं कुछ करा दूंगा मैं, लेकिन अभी भी एसी सर्किट में कुछ चीज़ें बाकी रहेगी, उसको भी जल्दी से कवर करूँगा। आप लोग बेटा देखिए टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि देखिए गया हुआ टाइम जो टाइम पास्ट हो जाता है इसको आप कभी किसी कीमत पे खरीद नहीं सकते, कभी वापस नहीं आता है ज़िंदगी में, सबके साथ होता है। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने हमारे कहा भी है कि जो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो आदमी या जो बच्चा जो बच्चे जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं टाइम उन्हीं को ही वेस्ट कर देता है। टाइम अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए मेहनत से पढ़िए, टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए और इस बात को ध्यान रख करके पढ़िए जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, देश के लिए पढ़ रहे हैं, और भी चीज़ों को पढ़िए, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर, कुछ ना कुछ टारगेट लेकर के पढ़िएगा। बिल्कुल सब कुछ जो पढ़ेंगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और लेकिन कामयाबी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, टाइम का सदुपयोग कीजिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो उन्हीं के साथ में जो है शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। और जो कुछ मैंने पढ़ा है क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए, उसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।